कुमार सर को कि वो अंगवस्त्र, पादक और मोमेंटो देके हमारे आज के चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट प्रोफेसर प्रसून सर को सम्मानित करें। सर प्लीज। चाहेंगे डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव को कि वो मंच पर आए और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय को सम्मानित करे पादक, मोमेंटो और अंगवस्त्र। इसको रखिए। सर को सम्मानित करने हेतु डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर सुप्रभा को मंच पर आमंत्रित करती हूं। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सर को कि वो मंच पर आए और हमारे संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव सर को सम्मानित थैंक यू सर। अब इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं प्रश्नजीत को, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है इस प्रोग्राम के, वो आए और हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीतीश कुमार सर को सम्मानित करें। प्रश्नजीत। थैंक यू सर। Without taking much time, I would like to request Professor Ashish Srivastava sir, Dean, School of Education, for introducing and welcoming the guest. Sir, please. Thank you so much. मंच पर आसीन आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीवादी परिषद के परिसर निदेशक, ह्यूमैनिटीज के डीन, विश्वविद्यालय से मेरे परम मित्र प्रोफेसर प्रसून सिंह जी का स्वागत करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि, और जब मैं मुख्य अतिथि कह रहा हूँ तो समय कम है, अदरवाइज जहाँ आज आप जो बैठे हैं, इस बैठने के पीछे जो इस पूरे अस्तित्व का निर्माण हो रहा है वो प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा साहब से हो रहा है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं अपने करिकुलम में या आपका असेसमेंट जो हो रहा है या हम जो भी ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, इन सब की रूपरेखा
स्क्रिप्ट प्रोफेसर प्रदीप सर ने लिखी है। आज उनको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। सर, आपका स्वागत है। शिक्षा जगत में मैं अपने आप को बहुत पुरानी नहीं मानता थी, और ऐसी स्थिति में पिछले 2 दशकों से प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय सर का असीम प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है, और जब समय मिलता है उनसे कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जब वो साथ होते हैं कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। ऐसे व्यक्तित्व को आज इस सेमिनार की, इस वैलिडिटी की सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकर मैं लंच के समय ये कह रहा था कि बिहार में जब हम शिक्षा के परिदृश्य को देखते हैं तो अनुभव जितना मैंने भी देखा है बहुत कम अनुभव है जहाँ बहुत मजा आता है, बहुत मजा आया हो आपको, आपने डिलीट किया हो और आप उस पूरी जो प्रगति की प्रक्रिया है उसमें आप उससे आप बहुत संतुष्ट हुए हो और आपको कुछ सीखने का अवसर मिला हो। ऐसा ही सीखने का अवसर मुझे इसी महीने मुझे मिला। और जिस यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, उस विभाग से के जो विभागाध्यक्ष हैं, विभाग के तो देख रहे हैं मेरे मित्र प्रोफेसर अरविंद मिलन जी, आपको अपने बीच पाकर बहुत खुश हूँ सर, आनंदित हूँ। आपका स्वागत है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एजुकेशन में अभी एक ही विभाग है। इस विभाग को हम पिछले 3 साल से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खड़ा करने की कोशिश में जो एक मजबूत कंधा है, मजबूत साथ है डॉक्टर नीतीश कुमार जी का, मैं ऐसा कहता हूँ मेरे बड़े भाई हैं, महसूस कर रहा हूँ। और मेरे साथी बैठे हुए हैं सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका नाम लेना समझते हैं, आप सबका मैं नाम नहीं जाना। जब आप किसी बड़े मस्जिद में जाते तो कहते हैं अपने वो तक का नाम ले लीजिए। हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, शायद हमें इनएक्शन में बोल चुका हूँ, बीच में बोलता था, इसलिए उन सारी बातों को रिपीट नहीं करूंगा। हमारा ये सौभाग्य भी हमारे साथ आज प्रोफेसर प्रदीप सर के रूप में, प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय सर के रूप में, प्रोफेसर अरविंद मिलन सर के रूप में 3 हमारे अतिथि हैं, और तीनों भी बहुत प्रखंड विद्वान हैं। और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर सिंह को आप जानते हैं। ऐसे में सिर्फ 1-2 व्यक्तिगत अनुभव साझा करके और बैठ जाऊंगा। और ये अनुभव निकलता है 8 का मेरा अपना अनुभव। 8 पास करके कि मम्मी को बताया कि मम्मी पास हो गई, तो उन्होंने कहा बेटा मामा इधर चले जाओ। मामा इधर गए, मामा क्या करना है, बेटा साइंस ले लो। फिर मौसी के घर चले जाओ, मौसी घर चले जाओ, मौसी के घर गया, मौसी के बेटा कॉमर्स साइंस अच्छा है। दोनों के पास कोई डेटा नहीं था, अपने अपने अनुभव से मुझे कहा। फिर पिताजी शाम को ऑफिस से जाओ, मैंने कहा बेटा चाचा के पास चले सब भेजते हैं। और फिर वहाँ से आए तो बुआ के पास चले गए। फिर उसके बाद उनके पिताजी को उनसे पूछा। तो ये इसलिए कहा कि मैंने ये दिन देखा है जब मैं दौड़ते मामा घर गया था या बुआ के घर गया था कि क्या करूँ मैं, कौन सा साइड हुआ। उस समय काउंसलिंग और इतना पर्सनलाइज नहीं था। और फिर एक बार साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड में गया तो फिर आप बुक हो गए, आपके ऊपर एक खप्पा लग गया। ऐसी विधा से हम आज निकल करके हम यहाँ आए हुए हैं। तो जब मैं इस टीम को देख रहा हूँ तो 2 पर्सपेक्टिव आ रहे हैं निकल करके। तो जब हम इस टीम को देख रहे हैं तो अब हम साइंस डिसिप्लिन, आर्ट डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन, मैनेजमेंट डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन के तमाम मिला के सब से ऊपर उठकर हम स्टीम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। और जब स्टीम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्लेक्स जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर एड्रेस कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें,
या हम नो हार्ड सेपरेशन गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें, या हम मल्टीडिसिप्लिनरिटी की बात करें, या हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करें, इन सारे दृष्टियों को हमें स्ट्रीम में देखने की मदद, एक दृष्टि मिलती है। और जब हम स्ट्रीम को देखने की कोशिश करें तो वही सवाल जो मैंने उनका जी से पूछा था अभी उनके सेशन के दौरान, उनका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, तो यही है कि हम जब स्ट्रीम को देखने की कोशिश करें तो हमको करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट, इन चारों में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे, सोचना होगा, ताकि हम स्ट्रीम डिसिप्लिन का जो हम सोच रहे हैं, जो एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी, होलिस्टिक पर्सनालिटी की जो बात सोच रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। और इसलिए जब सेशन शेयर कर रहे थे प्रोफेसर ओमकार का, प्रोफेसर पवनी जी, उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं ये मान रहा था कि आज नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ दिनों के बाद स्ट्रीम चुकी इमर्जिंग फील्ड है, यहाँ कुछ और परिवर्तन होगा। इसलिए मैं एक सजेशन पिछले 2-3 महीनों से दे रहा हूँ सर, और वो है कि अब वो सही समय आ गया है, या हाई टाइम आ गया है, जब हम इंटर यूनिवर्सिटी डायलॉग और इंट्रा यूनिवर्सिटी डायलॉग को प्रमोट करें, प्रेफर करें। अब हम वो दिन अफोर्ड नहीं कर सकते कि जब साइंस का आदमी कॉमर्स वाले से बात नहीं करेगा, कॉमर्स वाला आर्ट से बात नहीं करेगा, आर्ट वाला ह्यूमैनिटीज से बात नहीं करेगा, इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमको इंटर यूनिवर्सिटी डायलॉग और इंट्रा यूनिवर्सिटी डायलॉग हमको करने होंगे, रादर देन क्रिएटिंग द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टीम। आज ये बात कही मेरे साथी सर ने कही, शायद प्रोफेसर सुभाष रॉय ने कही, काठमांडू यूनिवर्सिटी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोल दिया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टीम खोलना अपने आप में ब्लंडर है, क्योंकि स्टीम सेपरेट डिपार्टमेंट होगा तो उसी कंपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ हम चले जाएंगे जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें वो विरोध करते करते खुद खुदा बन जाते हैं। तो स्टीम हम लाए हैं सबको जोड़ने के लिए, और अगर हमने सेपरेट डिपार्टमेंट खोल दिया तो फिर हम स्टीम में भी कुछ जोड़ जाके पकड़ लेंगे, उससे हमें बचना होगा। और फिर मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात बंद करूंगा। हमें अपनी जो लिगेसी है भारतीय परंपरा से, चाहे मैं ईशोपनिषद को कोट करूं, चाहे मैं कठोपनिषद को कोट करूं, मैंने 2 कोट, आप सभी लोग थे उस समय, मैंने कोट किया है, इसको दोबारा कोट ही करूंगा। हमको अपनी लिगेसी में जो उसकी आत्मा है, उसकी प्राण है, उसके ताकत है, उस ताकत को पहचानना होगा। और वानवद्य कादम्बरी का जो 64 कलाओं का जो मॉडल है, वो अपने आप में स्टीम का बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है, बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां वो केमिस्ट्री को, संस्कृत को, लैंग्वेजेस को, कम्युनिकेशन को, डिबेट को, कारपेंट्री को, क्लॉथ मेकिंग को, इन सब को वो जोड़ रहे हैं अपनी 64 कलाओं में। तो हमारे पास स्टीम से ही बहुत एक्सटेंडेड वर्जन रहा है। जरूरत है अपनी विरासत को वापस लेकर के आने का। वी नीड टू ब्रिंग बैक दैट दोज इंटेंट ऑफ द एंशिएंट लिगेसी। 2 दिन की जो डेलिब्रेशन में, बहुत सारे डेलिब्रेशन में मैं रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत नई बातें सुनने को मिली। और मुझे ऐसा लगता है आप जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां रही होंगी, ये सब सेक्टर है, डिसिप्लिन है, ये पेडागोजी है, करिकुलम है, ये कोई इंसान, ये क्या है एक्टिविटी। तो आपने बहुत सारा इमेज बनाया होगा। आप में से बहुत सारे लोग अभी रिसर्च में आगे बढ़ने जा रहे हैं, इस 2 दिन का आप लाभ लिए होंगे, और इस जो लाभ लिया आपने, इससे आपकी कोई दृष्टि उत्पन्न हुई होगी, उस दृष्टि से आप शोध की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, respected sir, for the warm welcome and heart-rendering words. Now, I invite Mr. Prashanjit Roy for the overall report presentation. Thank you, Suprabha. Very good afternoon to all of you. Respected all the guests, esteemed guests at the dais, all the delegates, paper presenters, research scholars, participants. I'm here to just brief you the overall experiences of these 2 days national seminar. So let me begin with the inceptions of this seminar, that how we begin with this journey of these 2 days seminar. As I mentioned, study also that it is a journey that we have been here. It will be STEAM education and education 4.2 is concerned. As with this seminar, we have come out with different kind of issues, different ideas, different challenges. We need to work on these issues, this idea that we have come out, and rethink, as our respected deans have mentioned, that we need to think regarding the, so far as the curriculum assessment is concerned. So how we can bring this educational approach to the ground really, that is the
big concern for us. So let me come to the overview of the seminar. That in the month of April we have got the approval from the ICCR that our proposal on this particular theme is accepted. And then once we launched the brochure, then we got different kind of papers throughout the area. And since we have at the initial stage, we thought that it will be completely offline mode, but due to the request from all of the media of the presenter, we have shifted to blended mixer. And we finally, when 19th September, yesterday, that we have started our program with the inauguration session. In that session, we have started from lighting the lamp with the prayer, followed by Saraswati Vandana. Then felicitation of the guests, where our chief guest was Pankaj Agarwal, Honorable Vice Chancellor, Honorable from CI Delhi. And keynote speaker is Professor Matthew sir. Then we have special guest Professor Umesh, and then we have also with us Honorable Vice Chancellor sir. And with these dignitaries, our respected deans introduce the theme of this seminar. And then we have a keynote addressed by our Professor Pankaj Agarwal sir. That note has rightly basis and emphasized that the need of education 4.0 and how we are aligning this need of education 4.0 with the Indian education ecosystem. So that was his remarks. And then we have Professor Umesh Singh sir. He deliberated regarding the climate issues and how this STEM education can deal with these issues so far as the environmental concern is environmental issues is concerned. Then we have our presidential remarks by Professor Anand Professor, Honorable Vice Chancellor of our university, and sir has rightly mentioned that how we can bring these educational approach in this era and how we can foster the different ideas of this STEM education and the education system so far as the school education is concerned and also to the higher education. Then followed by we have three technical sessions. In the first technical session, which we have kept our theme that role of STEM and STEM education in the arena of education 4.0 so far as the sustainable development is concerned. And in that, co-chairperson is Professor Sunil sir and co-chairperson is Dr. Atul Bhargava. Then we have technical session 2, which is online sir, and in that technical sessions, it is chaired by Professor Vikas Padik sir, and co-chairperson is Dr. Sunil Kumar Singh sir. We have from 4:30 to 5:30, we have a plenary session, and in that plenary sessions, we have our research person, Dr. Tarun Kumar Tyagi sir from Central University South India, and myself, where the topic of the deliberations was the integration of STEM and the STEM education in secondary school ecosystem. And then I have presented on the transformative STEM education for sustainable development. Then in the day 2, that is 20th September, we have a technical session on the online mode, and in that mode, where total 70 paper is presented. In that particular session, so we have the theme STEM and STEM education and indigenous knowledge for self-reliant India. And then we have another plenary sessions too. And in that particular plenary sessions, our respected faculties of our department deliberated their topic. Firstly by Dr. Rasmi Srivastava ma'am. Her deliberations on the topic STEM education, our teacher perspective and role in the classroom. Then followed by Dr. Monisha Rani ma'am. Her deliberations on holistic development through STEM education and overview, and then followed by respected Dr. Matthew Kumkar sir. His deliberations on STEM for girls, setting socio-economic disadvantaged groups, education and careers in India. And that was a very interactive sessions where we have come up with different new ideas and different questions. So this is a basic brief overview, and we have also one thing that I forgot to mention, where yesterday we have a wonderful cultural program led by Suprabha, Astik, Ranjan, Subha, Rasmi. So this is the very brief overview of the seminar.
So, as I mentioned, that this is a journey that we have started. So again, we will come up with different new ideas, and hope with that I was discussing with our respected Insa that we so far we can come with a different international sector. So with this, I thank you all of you for here for this show. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Prasanji, for the brief yet comprehensive summary that you presented. I now open the session for feedback. Since we have participants throughout India, that due to paucity of time will take few feedbacks. So I invite the participants if they can share their views about our 2-day national seminar with us. Okay. Good afternoon to everyone. My name is Shanamita. I came from Bolpur, Shantiniketan, and I am a research scholar of Vishwabharati, Department of Education. पहले बोलना चाहती हूँ, जब मैंने शुक्रवार का स्टेटस में देखा कि मोतिहारी में सेमिनार हो रहा है, मैंने पूछा ऑनलाइन और ऑफलाइन. शी से ऑनलाइन, तो मुझे मिलना था सर से, आशीष सर से. तो हम लोग चले, कुछ नहीं सोचे, सेम है, हम लाइफ साइंस से है, तो बनता है एक पेपर बनाए और हम लोग आ गए. When we made that paper, I was thinking STEM means only science education. But when I came here, my complete concept about STEM has been changed. It is not about only science education. Here we can see TVET, Shuprava has already given. Then Bunyadi, Shiksha, ma'am already have said that arts already are here only in the STEM field. So I think एक तो बस बहाना था सर से मिलने का, सर से मिल तो लिए, उसके बाद और बहुत कुछ सीखे हम इस डिपार्टमेंट से. और सबसे बड़ी चीज सबसे जब अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स हैं इतना मिलजुल के काम करते हैं और इसी का रिजल्ट है ये सेमिनार. और चाहिए हम लोग और आना चाहते हैं. थैंक यू. Thank you, Anvita. Any of you want to share? Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I am Astik Mishra, doctoral research scholar in the Department of Educational Studies, Mahatma Gandhi Central Institute, Bihar. अभी लास्ट 1-1.5 महीने से सर मैं टूर पे ही और कुछ हैदराबाद में इफ्लू, XTU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज विजिट किया. उसके बाद IIT विजिट किया. हर बार हम विजिट करने ही जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी है वो आशीष सर की वजह से हमें मिल जाती है. तो ऐसे बहुत लकी फील होता है जब कहीं और देखते हैं कि हाँ यार हम भी काफी कुछ सीख रहे हैं. पर बार बार एक लगता था कि मेरा जब एडमिशन हुआ था तो ये ड्यू टू कोरोना और किसी वजह से हमारा सारा चीज ऑनलाइन चल रहा था. तो आप सभी किसी को हमने सुना है पर ऑनलाइन मोड में सुना है. और बार बार ये मन में आता था कि एक तो किस्मत अच्छा मेरा स्पेशली कि ये मेरा होम टाउन है सर. कभी भी कोई भी आते हैं तो पहले पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं. मैं कहता हूँ मैं यहीं का रहने वाला हूँ. और फिर वो अच्छा बिहार से यहाँ कैसे, कि ये तो थोड़ा किस्मत हो गया कि आशीष सर मिल गए और अच्छा लग गया तो MP हो गया. MP के बाद PhD के लिए तो सोचा ही नहीं कहीं और जाना है. पर ऑफलाइन मोड में जब एक था कि बाहर जाके जब देख रहे हैं और दूसरा मन में था कि कभी हम करेंगे तो कैसा करेंगे. और वो अपॉर्चुनिटी भी फाइनली प्रसन्नजीत और सर की वजह से वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गया कि हम भी अपने मोतिहारी में स्टीम गेट्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं. तो ये मेरे पर्सपेक्टिव में क्योंकि ये होम टाउन है या फिर ये चंपारण है या फिर गांधी जी का कर्म भूमि के तौर पे देखा जाता है, सारे सेंस में. और कोई मुझे कह रहा था कि अच्छा आई थिंक सविता भी बता रही थी कि कोई ऐसे बातें कर रहा था तो जो लोग कुछ लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं तो वो परसेप्शन है कि बिहार वाले या फिर कोई भी इंग्लिश बात नहीं कर पाता. तो किसी ने कोट किया कि नहीं आसिफ बोल रहा है इंग्लिश तो कि वो मोतिहारी का भी है. तो वो भी बोल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस यहीं से आ रहा है
नहीं तो मेरा तो सोच लिया था कि हिंदी में ही निकल जाऊंगा। बाइलिंगुअल होने का फायदा है कि निकल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, पर experiences of SCU or IIT, it gave me a lot of confidence that we should, if by any chance we get an opportunity to learn and to express ourselves, it is better to communicate in both the languages, because we don't know what are the opportunities we will get in future, and if we are able to participate in any kind of interview, we must be prepared enough in any language, whatever the things will come. So, इसके अलावा सर थैंक यू सो मच सर। और एक और मेरे साथ अभी जो चैलेंज चल रहा है, बस ये करके मैं फिर जाऊंगा कि 1-1.5 महीने से जो लर्निंग चल रही है वो थोड़ा ज्यादा हो गई है। जो कभी आई थिंक मेरे 2-3 साल एमएड से लेके एमफिल तक में इतना नहीं होगा जितने मेरे एमफिल खत्म होने के बाद से हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सस्टेन और रिटेन करने का जो चैलेंज है, ये स्टेम एजुकेशन और स्टेम इंस्टीट्यूशन में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। उसके पहले हम 2 बार पेपर प्रेजेंट करने निपुण भारत के लिए या फिर पीएम विद्या के लिए, तो इतने सारे कंटेंट आ चुके हैं कि अब चैलेंज ये नहीं है कि और हर बार आप आ रहे हो, हर बार कुछ नया सीख के जा रहे हैं। अभी प्रदीप सर से थोड़ी बहुत जब उनसे आइडियाज दे रहा था, आरबी अनुराधा मैम से आइडियाज, इतने सारे आइडियाज हो गए हैं कि उनको कंबाइन करके और उसको रिटेन करके रखना, आई थिंक अगर हम 2 दिन के बाद भी अगर 25 दिन 50 दिन तक इसको रिटेन कर दें तो फिर हमारे समझ में स्टेम आ जाएगी। अभी तो शुरुआत है, हम भी वर्क कर रहे हैं साथ। थैंक यू। Thank you, participants, for sharing your feedback. Your feedback reflects really this national seminar जो हमारा था, उसका कुछ output मिला. Okay, thank you. So moving ahead, now I would like to request our guest of honor, Professor Subhash Chandra Roy sir, who is the senior most professor in any RIV NCRT Meghalaya, to address us. Sir, please. Thank you, Manisha. Sorry, Manisha. Yes. Right. Esteemed chief guest, Professor P.K. Mishra, the chairperson, Professor Prasun Singh, my younger brother, come friend, Professor Ashish Srivastava, the dean here, my friend Dr. Milan, and Dr. Mukesh, who is heading this department here in this university, and all the faculty members. I may not be knowing everyone's name, but Dr. Rashmi Srivastava, if I'm right, Dr. Manisha, Dr. Omkar, and many others. I'm forgetting their name. And my, I would not say student because I don't know, I don't remember whether I have taught him or not, but I used to meet him in my department when I was there at faculty in Patna University, Dr. Kamananji, and all the research scholars. Some of them I know personally because they escorted us yesterday evening. Angad and Gautam, I remember at least, and all the research scholars and the students and the seminar conference participants. It's my pleasure, and I'm really at the outset. I'm so much thankful to Ashish ji, Mukesh ji, and the entire team here who have
invited me and who have given me this opportunity to uh, share some of the experiences with you on this topic. I will not go much detail into everything, but I will just leave few things to you, just for your pondering over reflection later on. And if you feel like right now also, you can ask me a question for clarification, or later also you can communicate to me your questions, because I am not elaborating on those things. Just imagine one situation. There is one superintendent of police in a district, deputed. And the moment he joins his duty in the district, what he does is he starts a serious helmet checking in the city, especially in township. And after a few days, the entire district, there is a sensation. Oh, there's a new SP, the superintendent of police. He has joined, and he's so strict. I mean, he's wonderful, and he's doing wonderful. I do not know how do you reflect on this. The catch word is that do you think that the helmet checking is enough for an SP in a district on the part of the entire duty for superintendent of police, the leader, captain, captain in the district? Do you think this is something enough? Or the law and order situation in the district, it goes much, much beyond this. Law and order situation in the district, and overall, the crime, everything law and order. It goes much, much beyond. But many SPs, you must have heard, or you must have come across or experienced that, helmet checking, getting some popularity and spreading the news, becoming like hero, or like filming hero, they are doing. Just reflect and try to connect with the topic. The second point I'm raising, if you are here and you are talking about education 4.0, then you must be thinking of, oh, if it is 4.0, then there must be some 3.0 education. There must be some education 2.0. There must be some education 1.0. There must be education 0 itself. What was that? What was that? What was education 0? What was education 1.0? What was education 2.0? What was education 3.0? And why now it's education 4.0? I'm just raising the question for your reflection. If you get any query, you can come back to me. The third thing I find as a student of education, and as a student of education, I always believe that education is more a process. Education is more a process. Education is very little as a product. Education is more a process. Now, when we say that education is more a process, then comes a word, I'm using the jargon, and you are aware of it, and that is the pedagogy, teaching learning process. And many things, that how we have shifted from many the paradigms we had from teacher to students and all those things we have. That
So we have shifted from teacher-centric to student-centric, or teaching to learning, etc., etc. Okay, fine. But this process belongs to certain schools. This teaching learning process. That is, to me, this is not only if you would ask me as a student of education, I would say this is the whole of education. It is the process. It is the process, and all these buzzwords when you talk of quality, when you talk of efficient learning, or you talk of any blah blah thing related to education, because always the quality, but I do not understand what they mean by the quality. Sometimes they look at the product and they say the quality is bad, or someone is just having the degree, he doesn't know anything, or he doesn't know anything, something like that. That is our perception and rating of our products. But have you ever thought of why this product is like that? Because there is a poverty, there is a dearth of quality in the process. So, a simple equation is, it's always a mathematical thing, 2 plus 2. A simple catch is that if the process is deprived of quality, the product will always be hollow. It will be deprived of quality. So bring quality in the process, the pedagogy, the teaching learning process, and then you will see the quality there in the product. Simple equation. Now this teaching learning process, if I look at the journey, and then I am leaving it to you how you can relate with this 4.0, education 4.0. The realistic school of pedagogy or the thinking, realistic school, where this association, the simple crux there is the association theory, condition, practice, heuristic, and the champion was Skinner, and he ruled almost more than 50 years, 60 years he ruled. Still he is ruling. He is ruling the behavioristic school, and most of us, we are simply rolling there as a teacher. We are there. Though we talk of many other things, but in practice, we are dealing with that. But the world moved to further school of thought, so far as teaching learning process is concerned, and that is the cognitivistic approach. And that cognitivistic approach says that, okay, fine, this association, we have to think beyond this association factors, stimulus response. Let us go a little beyond. And they thought, okay, this cognition, if something goes here in the cognition, I think that is something higher than this simple stimulus response relationship model, right? So that took place, and then again we started moving in the world nearly 1960 onward, but momentum took impetus further after 1970s and 80s onward. So of course the entire world, most of the countries, advanced countries, they thought of the constructivist paradigm. You may be aware of this constructivist approach, paradigm, etc. It's all process. I'm talking about the process, teaching learning process, and it is still going on. Now the time has come. Now I'll just relate with
the education 0, education 1.0, education 2.0, education 3.0. Now, somewhere these things are there. But now the time has come. When we think of another school of thought, in terms of advancing, in terms of teaching process, and that philosophy we call it as connectivism. Connectivism. Now, what is this connectivism? What is this connectivism? If you understand this connectivism, you will understand what the education 4.0 is. This is connectivism. 4.0 is. And then you can understand even the industrial revolution goes side by side. So now industrial revolution is also 4.0. So education 4.0 and industrial revolution 4.0, they are going alongside. And we are here. And why the concern is everywhere this, I don't know this concern because we are taking now this STEM or the stream or the stream. I think this movement started, the momentum per se started there in 2000 onward. And then everything came. And now in 2022, we are implementing something in our country also, which is national education policy. And I believe that national education policy it has addressed almost all these, STEM, STEAM, stream, all these components are there. If you look at the policy, you'll find that all these things are there in different sections of the policy. In cross-cutting issues, there is one section where the cross-cutting issues are discussed. The National Education Policy 2020. And there you will find this approach, ultimately, which will address this education 4.0 or what I said recently, the current pedagogical school of thinking, that is connectivism or the industrial revolution of 4.0. So we are here. We are little more. But I'm again leaving here without explaining much. I would love to get your reflected thoughts on it. If you have any query, you can come back. Yes. You can stop me anytime. It's not lecture. I'm just telling my experience. इसको बच्चे को ले जाइए घर साथ, ऐसे बच्चे बड़े सौभाग्य से मिलते हैं जो आजकल ये कहते सर समझ में नहीं आया. So I really appreciate. No, I really appreciate. Education 0 is, I believe that education or this learning process begins with the genesis of the life on this earth. Getting my point? So, when the life was originated, even lakhs of years back, life originated on this earth, some kind of adaptation was there. When the very sophisticated creature like us were not there, even the primitive life was there. The adaptation biologically is something which is the prime characteristic of the living beings. Adaptation. Okay. Adaptation is, we say that we adapt to the surroundings, environment, just for survival.
that adaptation is nothing but a kind of learning, you know. So the brain is not there, the nervous system is not there, but the very instinct is there, that adaptation. This adaptation is a kind of learning, and this learning is for survival. So this adaptation is there, but it is very, very crude. Think of a human being, where the intelligence is Homo sapiens, intelligence is well defined. There is a complete nervous system, and there is central nervous system, and there is a complete mechanism of our higher level thinking. Okay? So, imagine the society when this teaching learning very informally might have started. Getting the point? And they did not think of the other accessories, other equipments, anything of that kind. And the learning was there in that group of maybe residing in the jungle, forest areas, or in that Kabila and all that. So, but the learning was there, learning was going on, and without any addition, without any help, without any apparatus, without anything. I say that that is the stage that we can call it as, maybe this stage might have gone for thousands of years, but that for that entire period I say education achieved. And then gradually, then we started, then the civilization started, the agriculture started, the society got a shape, and then the people started living, then they thought of the modified learnings, and they thought of transmitting it to next generation. Then they started arranging some more materials that you might, you can call it as education 1.0. Imagine just Stigmatic era or post-Stigmatic era and those years. So it was education 1.0. And then education 2.0, if you, because you have dragged me to this issue, I thought you will relate with your experience. Education 2.0 is when we had blackboards and all those kind of things. Some additional here and there. Some were less blackboard, then again blackboard of white and green and etc. of different things, and some other materials. Education 2.0 you can broadly call it. And education 3.0 is little much more advanced, I would say. You have smartphone, rather you have internet, you have introduced computer, you have internet. You have internet there. So think of a classroom, think of an institution when education goes along with all these accessories, all these materials. And throughout the world, we have all these things along with this teaching learning process, and we try to bring this technology to education. Education 3.0. And in the world, somewhere, some countries are still in 3.0. Even in our country, we go to rural area, even we are at 2.0 somewhere, only blackboard, you will find nothing else, or bench desk, etc. 2.0. That green board and bench and desk, chalk and duster, it's a 2.0. Little organized education. And most of the rural areas, you will find the system. So 2.0, nothing else. But some of the advanced schools or institutions, you will find that, okay, government also started when this computer and internet things came into place. Then they started posting it, and they thought, okay, no, it's helping, and these things are very important. So they started from government side also, and from the school sides also, private organizations, they started procuring these things and using these things. So
institutions were there. You call it as education 3.0, and most of the countries are, especially the third world countries and the developing countries, they are somewhere, barring few institutions, they are somewhere education 3.0. Education 4.0 it is the very, very advanced version of this technology, this connectivity. Now, this connectivity, when you just think of the cloud, you are thinking of the cloud, you are thinking of metaverse, you are thinking of networking, you have different channels, you have different social media platforms. You know that. You have, I'm a layman, I'm an ordinary person, you are just young, you know more than me in technology. You are more familiar with the technology. So these things are very much there. Even go a little beyond. Have you heard of artificial intelligence? Can you think of, just imagine how much this artificial intelligence can help the world. Internet cannot do that much. Simple computer cannot do that much. Simple mobile cannot do that much. But the concept of artificial intelligence is a game changer. It's a game changer. The machine learning is a game changer. Getting my point? Robotics is a game changer. Now the entire workforce is going to be reduced by 1/4 with the advent of this artificial intelligence and this machine learning and this metaverse kind of thing, this connectivity. And during COVID, you might have seen that when you are doing online thing, you are making Google groups, and you have Instagram groups, you have Facebook groups, you have this group, you have that group, and many platforms, Google and other platforms, meeting platforms. What are these? And these, okay, go think of artificial intelligence. I'm just giving one. Whether you know or not, because I am an internal, I can share one experience. This time, the National Curriculum Framework, based on National Education Policy 2014, National Curriculum Framework, the curriculum development, most of you, because you belong to education, you know what a curriculum is. And you must have read about Tyler, you must have read about Diva and other models of curriculum development. There's one model, we call it as administrative model. And as administrative model is the top-down general. But it can be upside down also. So bottom up. It's in our hand. And earlier, this model we used to develop in NCERT. We used to develop our national curriculum framework through the top-down approach. This time, I think first, we are developing the national curriculum framework, and for that matter, even NEP was also developed through bottom-up approach. So, this national curriculum framework we are developing through bottom-up approach. Now, what is the repercussion and where this artificial intelligence matters here? And then you can think of how education 4.0 is effective and why education 4.0 should get momentum in our country. Everywhere, in every system, it should be there. And why we should know it, and why we should catch up. Not that we are just thinking and listening and reading about it. We have to catch up. We have to implement. We have to command. We went up to, there were different modes of consultations for the development of national curriculum framework. And we went up to
uh, very grassroots level, say school level, cluster level, DFC level, district level, state level, then the mobile app, then the tech platform we used for getting feedback and suggestions and observations, then physically the questionnaires were sent and the consultative meets were organized throughout the country. Just imagine the size of this country and population of this country. And from there, we collected all the information. Do you think that it's possible on the part of few experts, maybe NCRT, or maybe borrowing some experts from outside in NCRT to cook those data? Is it possible? Think of the size of the data. Can you imagine the size of the data? It is in, say, millions and millions suggestions, observations, feedback, comments, etc., etc. And it is being done so easily. Who is doing it? The technical expert using the artificial intelligence, and all this data are being processed the way I could have done individually, personally, or people could have done, experts could have done personally. Now, this team, expert team, with the artificial intelligence, they are doing, and they are doing it within weeks, and finished it within weeks. See the strength of this artificial intelligence. So, they use data analysis, machine learning. Machine learning is again a team design, a team play, a collaboration, and artificial intelligence. And these things are beyond imagination. Beyond imagination. Now, when you are playing with these things, you are with education 4.0. You are with education 4.0. When you are using it in your every bit of life in teaching and learning process, you are here 4.0. Getting the point? But there is another angle to it. There is another angle to it, and that is very, very, very important. If you look at why this these entire things, and be a thinker. Education, if you are doing education, don't be a simple educationist. If you are not a thinker, and I would say that if you are not using your higher order thinking skill, and their higher order thinking skill, when the analytical thinking is there, the synthetical thinking is there, the evaluative thinking is there, the creative thinking is there, your reflection is there, your metacognition is being used, then so you are there. So be there. Otherwise, you will not understand education. It would be what? Just take my first example. It would be a helmet checking. Getting or doubt? Helmet checking. Why I cited that example? Helmet checking is the atomistic approach. If you, I think, as a student of education, you should know, or this jargon, you should understand. Atomistic approach, we say that we just, okay, you know the. Sir, kindly thoda sa shape. Sorry. You know the four blind men and the elephant, that story. Okay?
and then you can understand this. So, if you look at the bits and pieces of things, you will never understand what a complete thing is. So that is the grammar. That is the. Now this grammar takes you to a very comprehensive education format. Comprehensive. Because comprehensive education format is a holistic education. There is a term now, NLP 20 also uses this term. And this holistic education, I was just asking Dr. Omkar, that can you relate with what is the genesis of this holistic education? I think this STEAM or STEAM. STEAM is say science or engineering or technology or mathematics. Then another word say the arts, affective domain, and then go a little more the reading part. Reading has a cognitive value here. Now, all these things are being added every day. So holistic, so holistic. Now, reading was holistic. This holistic concept is new, and I was asking it because it is very much, and not only in India, I would say, in all the civilizations, and go to any ethnic society, any indigenous society, even we Hindus, we are indigenous in nature. We are indigenous people, and so is a tribal society. So, if you go there, if you look at their approach of doing and thinking of life and handling their problem solving, you will find that it is all about comprehensive. Now, this comprehensive is taking things from different and then looking at the whole. Now, this will lead to some certain skills, and that Education 4.0 talks about the 21st century skills. And those skills are related with, I would say, those skills are that again higher order, the critical thinking, the synthetical thinking, the creative thinking, the problem solving, the collaboration skill, the team playing, the social intelligence, the emotional intelligence, all those things are very much different. All those things are there. So it becomes a very comprehensive, it becomes a very applied kind of thing, and it leads to problem solving. And if you remember the Piaget talked about unity of sciences. Unity of sciences. If you talked about the Edgar Morin, he talks about the unity of man. And people have tried that, see, unity. So that we have to say. If I am a very strong supporter of John Dewey. John Dewey writes that, what is education? He said that education is not the preparation of life or for anything. Education is life in itself, and a wonderful life. And if you go deeper and deeper, reflect upon it, you understand how much right he was, John Dewey, in 21st century, and he talked about the experiences and this policy, 2020 policy talks about the another paradigm of methodology, pedagogy, that is the experiential learning. So experience, John Dewey, when he talks about experience and the importance of experience in teaching and learning, and now in this century and 100 years when we are thinking of experiential learning, that is the thing. So this all is a journey from the atomistic approach to the comprehensive design, the entirety, the holistic education, and holistic education always implies certain approaches, that is
interdiscipline, intradiscipline, multidiscipline, cross multidisciplinarity. All these things are approaches, then only holistic thing would come, holistic understanding would come. Otherwise, all of us will be helmet checking in education and we will never bother about the entire law and order situation in the district. We will be like that SP who wants to become popular just by helmet checking. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your thought-provoking reflections. Indeed, sir, this is the time when we have to focus on quality in the process part of education. So, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हम समय से काफी Yes, sir. अब इसी क्रम में हम आगे अनुरोध करते हैं इस सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन सर से, जो कि वर्तमान में हेड हैं बीएड के एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से, कि वो आए और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू मैडम। मंच पे बैठे हुए जितने गणमान्य व्यक्ति हैं उनको, और मंच के आगे जितने बैठे हुए टीचर्स और स्कॉलर्स, आप सभी को नमस्कार। रश्मि जी ने मॉर्निंग में एक बात कही थी कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला था, ऐसा कि मुझे भी। ओंकार जी ने उसी सेशन में कहा था और फिर आशीष जी ने कहा था कि स्टेम इज गोइंग टू हैपन। मुझे लगा कि अगर मुसीबत गिर रही है तो गिर नहीं, हमें क्या लेना। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टेम का, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एस फॉर साइंस, E for technology, E for engineering, and M for mathematics. ये मैं नहीं कहने जा रहा। चूँकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और इनफैक्ट मुझे सुबह सुबह बोलना था इंटीग्रेटिंग सोशल साइंस विद स्टेम, नॉट इंटीग्रेटिंग स्टेम विद सोशल साइंस, है ना। तो सोशल साइंस को कैसे स्टेम के पास जाना है, इस पर मुझे बात करनी थी। स्टेम कैसे सोशल साइंस के पास आएगा, इस पर बात नहीं करनी। दुर्भाग्य से वो सेशन नहीं हुआ, शायद ऑर्गेनाइजर को ये लगा कि अब इनको बुला लिए हैं तो क्या करें, कुछ सुन लेते हैं, चार बातें इसे भी सुन लेते हैं, समय का अभाव है ये हमें पता है, तो दो चार बातें सुन लेते हैं। जब इनके मन में था तो मैं दो चार बातें ही कहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, और सिर्फ ये मान के चलिए कि मैं जो कुछ कहूँगा वो जैसा शीर्षक होगा, उसकी व्याख्या नहीं होगी। जब स्टेम की बात आई कि भाई स्टेम तो होना ही होना है, तो कहते हैं कि हमें आवश्यकता है, एक एप्रीहेंशन है, एक शंका है और मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। मुझे याद है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं एजुकेशन के लोग बैठे हुए, उनको पता है, जब स्किलर का एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात हुई थी, या जब पियाजे के एजुकेशनल एप्लीकेशंस की बात हुई थी, तो हमारे इंडिया में धड़ाधड़ उस पे प्रयोग होने लगे। क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ पियाजे, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ स्किलर। निकल के क्या है, हम वही स्किलर पढ़ रहे हैं जो जहाँ का था उसी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं किया। हम पियाजे वही पढ़ रहे हैं जो पियाजे ने जो ओरिजिनल थ्योरी दी थी, आज वही पढ़ रहे हैं, उसका इंडियन वर्जन हम नहीं पढ़ पा रहे। अब समझ सकते हैं कि स्टेम के लिए क्यों एप्रीहेंशन है। क्या हम उसी मैट रेस में जा रहे हैं जिसमें कि पियाजे स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोगों ने दोहराने की कोशिश की थी, बिना ये जाने कि हमारे देश का जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य है वो उन देशों से अलग है जिनमें वो प्रयोग किए गए। ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि चैलेंज भी है और इस पे सोचने की आवश्यकता भी है। जो दो चार बातें मैं कहना चाहता हूँ,
वो पहली तो बात है, अगर हम कहें स्टेम की ऑर्गेनाइजेशन की, मैं बचपन में मैंने पढ़ा था और उससे मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते, बैलगाड़ी से यात्रा करते। तो और सारी चीजें हैं, मुझे नहीं पता कि बिना साइंस, बिना टेक्नोलॉजी, बिना इंजीनियरिंग, बिना मैथमेटिक्स के बैलगाड़ी बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। यह अलग बात है कि हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा इंजीनियरिंग, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता जा रहा है या भारत मानवीय सभ्यता का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, हमारा इंजीनियरिंग डेवलप कर रहा है, हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं ये जो कोई नई चीज है, स्टेम के बारे में हम नहीं जानते थे, ये अलग है, एक नया अप्रोच है, एक नई अवधारणा है। हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी की अवधारणा के रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो पहली बात ये है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। दूसरी बात है कि कहा जाता है कि स्टेम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगेन ये कोई नई सोच नहीं है स्टेम, और पहले से हम लोग जानते हैं और अच्छी तरह से हम लोगों ने अपने एजुकेशन की, चाहे एजुकेशन फिलोसफी कहें या दूसरे विषय हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉलेज कैन नॉट बी डिवाइडेड, ज्ञान को बांट कर नहीं सिखाया जा सकता है। तो जब ज्ञान को बांट के नहीं सिखाया जा सकता है और हमने अपनी सुविधा के लिए ज्ञान को विभिन्न विधाओं में बांटा है, विभिन्न विषयों में बांटा है, चाहे गणित कहें, चाहे समाज विज्ञान कहें, भाषा कहें, इन विषयों में बांटने के बाद जो ज्ञान के का जो एक तरह से जो व्यवहारिक रूप निकल के आया है, से ये लगता है कि एक बहुत छोटी सी घटना है। मेरा बेटा, बड़ा बेटा पहली क्लास में पढ़ रहा था, 5.5 साल का, इंग्लिश की किताब पढ़ रहा था। तो किताब पढ़ने के बाद संयोग देखिए कि वो चैप्टर पढ़ रहा था जिसमें कि गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स के बारे में बताई जा रही है, और उसमें एक लाइन ये लिखा था कि आप जिन चीजों को जहाँ से उठाते हो वहीं पे रख दिया करो, एक सही आदत है। तो पढ़ने के बाद वो किताब वहीं छोड़ गया। मैंने उससे पूछा कि अभी तो जस्ट तुमने पढ़ा है और पहली क्लास का बच्चा है, ईवीएस की किताब है, कि जिन चीजों को जहां से उठाते उसे वहीं पे रख दो, ये सही आदत है, तो तुमने क्यों नहीं रखा? बोला कि किताबी बात है। तो जब हम नॉलेज को इस तरह से डिवाइड करके जब हम पढ़ते हैं, विज्ञान अलग चीज है, गणित अलग चीज है, समाज विज्ञान अलग चीज है, या भाषा अलग चीज है, तो हमें ऐसे ही ज्ञान मिलता है जहाँ पे हम बांट देते हैं कि ये किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान है। और हम सभी अगर अपने आप को एनालाइज करें, अपने अनुभवों को देखें और हमारा जो जीवन का जो तरीका है और जिस तरह से हम जीते हैं, आपको पता चलेगा कि जो चीजें हमने किताबों में पढ़ी है उसका हम लोग बहुत कम सदुपयोग या उपयोग करते हैं। वो चीजें, उन चीजों को हम ज्यादा उपयोग करते हैं जो उन्हें व्यवहार में हमने सीखी है और किताब से बाहर सीखी है। किताबी चीजें जो है बहुत कम है जिनको कि हम अपने दैनिक जीवन में उसको व्यवहार करते हैं। तो ये जब हम डिसिप्लिन के अंतर्गत हम चीजों को, ज्ञान को बांट के देखते हैं, तब ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान हो जाता है, व्यवहारिक ज्ञान। एक पक्ष ये है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के स्टेप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तीसरी बात है कि स्टेम को लेकर के कहा जा रहा है कि SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 गोल, क्वालिटी एजुकेशन। बेसिकली एजुकेशन के साथ क्वालिटी शब्द जब लग जाता है तो मुझे बड़ा अनईजीनेस महसूस होता है। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन इटसेल्फ इज अ क्वालिटी, खुद क्वालिटी है। अगर शिक्षा आपको सच्चरित्र नहीं बनाता है, सदाचारी नहीं बनाता है, चरित्रवान नहीं बनाता है, तो आप चाहे स्टेम के थ्रू शिक्षा ग्रहण करें या किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें, कितने अच्छे सच्चे कॉलेज में पढ़ लें या यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, आप एजुकेटेड। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब
अपने आप में अगर आप एजुकेटेड हैं तो अपने आप में उसकी क्वालिटी आपके व्यवहार में, आपके बात में झलकनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन बेसिकली बाजार बात करती है आपको, और आप मानक देख लीजिए, चाहे आप नेट का मानक देख लीजिए, चाहे स्कूल एजुकेशन का जो असेसमेंट है उसका मानक देख लीजिए, उसमें आपको लगेगा कि ज्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स है क्वालिटी एजुकेशन में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा, कि आप कितना भव्य बिल्डिंग बना लेते हैं, कि आपके यहाँ कितना अच्छा क्लासरूम है, आपके यहाँ कितनी अच्छी फैसिलिटीज है, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है, दिखावे पे ज्यादा फोकस होता है, एजुकेशन पे कम होता है। इसलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़े बच्चे तो कई बार हम कहते हैं कि कितना फ्लैट है, कितना डिसिप्लिन है, इसको बात करने नहीं आती है, इसको ये करने नहीं आता है। अब देख लीजिए तमाम तरह के स्कूल, और ये लोग ज्यादातर बदनाम है। इसलिए बदनाम है कि जो क्वालिटी वाला जो और आप एक पर्सन को क्वालिटी पर्सन बना सकते। क्वालिटी एजुकेशन विजन भी स्टेट की बात। चौथी बात, आखिरी बात, एक बार रणवीर कपूर किसी प्रोग्राम में गए थे, उनके दादा समी कपूर, तो उसने कहा था कि समी खास करके डांसिंग स्किल, बता रहा था कि मेरे दादाजी को कोरियोग्राफर जो है क्या करते हैं आप शायद तो कोठारी कमीशन, इसी संदर्भ में कोठारी कमीशन ने कहा था कि स्कूल एजुकेशन से संबंधित बातें हमको शुरू करनी थी। कोठारी कमीशन कहता है कि 10वीं तक जनरल एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें स्टेम का एस साइंस और स्टेम का लास्ट मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। उसने कहा, कोठारी आयोग ने कहा कि साइंस और मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी होना चाहिए, और ये कंपलसरी इसलिए होने चाहिए कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अंधविश्वास का जो है खात्मा हो। तो ये जो हम लकीर के फकीर बने हुए उन चीजों का खात्मा हो, इसके लिए कोठारी ने कहा था कि 10वीं तक की कम से कम साइंस और मैथमेटिक्स की एजुकेशन जो है कंपलसरी करना चाहिए। अब इस साइंस और मैथमेटिक्स के बीच में जो जो चीजें आपको डालनी है डाल दीजिए, आप उसमें टेक्नोलॉजी डाल दीजिए, उसके घर से इंजीनियरिंग डाल दीजिए, जो डालना है डाल दीजिए। वो यही दो एक्सट्रीम के बीच में है, साइंस और मैथमेटिक्स के एक्सट्रीम के बीच में। अब जो डिसएप्रिहेंशन की मैं बात कर रहा था वो ये है कि क्या 1968 में साइंस और मैथमेटिक्स को कंपलसरी करने के बाद क्या हमारा देश, हमारी शिक्षा व्यवस्था से उत्पन्न जो लोग हैं वो साइंस और ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्या हम उन्हीं पुरातन चीजों पे फंसे हैं, इसके लिए कोठारी ने कहा था इसको अगर हमको इससे बाहर निकलना है तो हमको साइंस मैथमेटिक्स पे जोर देना है और कंपलसरी बनाना है। ये इशू है। अब जैसे अभी हमने कहा था कि स्टेम के विजन स्टेप रखते हैं, तो अब इस एस और एल के बीच में, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में जो जो चीजें आप घुसाना चाहें, डालना चाहें, चाहे वो टेक्नोलॉजी डाल दीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग डाल दीजिए, आप डाल सकते हैं, या फिर ए और डाल दीजिए, आर्ट्स के जैसे स्ट्रीम की बात हो रही थी सुबह सुबह, तो वो डाल सकते हैं। इन चार बिंदुओं को जो देखते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि अभी एक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस देश के लगभग 14,500 स्कूलों को पीएम-श्री योजना के अंतर्गत लाया जाए। अब हमारे देश में ऑलरेडी बहुत तरह के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है,
ये स्कूल है, वो स्कूल है, और एक और ऐड होने जा रहा है PMC स्कूल, जिसको कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इनको इम्प्लीमेंट करना है। वही पहले हम ये अंडरटेकिंग देंगे कि हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हीं को 25 लाख रुपए पर स्कूल ग्रांट मिलेगा। वो स्कूल PMC का पहला है। सवाल ये है कि क्या ये स्टेम एजुकेशन भी एक तरह का है, अलग तरह का स्कूल हो जाएगा। स्टेम में पढ़ने वाले कोई और बच्चा होगा और दूसरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले और बच्चे को, क्या एक अलग कैटेगरी का स्टेम भी स्कूल करेगा? नॉट फॉर एवरीवन। जैसे PMC वाला स्कूल है, तो जिनके पास फ्री है वही PMC में जा सकते हैं, जिनके पास पैसा है वही उस स्कूल में जा सकते हैं, दूसरे बच्चे नहीं जा सकते। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में होता है, तो श्री युक्त बच्चे ही जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उसी तरह का है। तो उसी तरह से ये स्टेम स्कूल, स्टेम डिसिप्लिन वाला स्कूल भी क्या इसी तरह का स्कूल होगा, एक अलग तरह का स्कूल होगा, और जिसमें हर बच्चे को जाने की अनुमति नहीं होगी, हर बच्चे का दाखिला नहीं होगा, उन्हीं के लिए स्कूल खुला होगा जो कुछ देने में समर्थ होगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जब हम स्टेम डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये कुछ प्रश्न है, एप्रीहेंशन है, शंका है जब हम इस स्टेम की बात करते हैं, स्टेम डिसिप्लिन की बात करते हैं। अगर इन चीजों को सोचते हुए, इन आशंकाओं को अगर हम एड्रेस करते हुए अगर हम इसको लाने की कोशिश करें और हम इस तरह से लाएं कि हमारा जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसी स्कूल में अगर ये स्टेम चले या स्टेम का डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करें, उसी को इम्प्लीमेंट करें, तो शायद हो सकता है कि कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज यह भी एक क्लास ऑफ स्कूल होगा तो फिर ठीक है, जितना ढोल निकले हम चाहे कुछ कर लें, लेकिन इसका फायदा क्लास को भी होगा, मास को भी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। आपने काफी सहज सरल तरीके से सभी पक्षों को जो भी इस विषय से संबंधित थे हमारे समक्ष रखा। अनिश्चित तौर पर सर प्रकृति में व्याप्त हर चीजों में स्टेम अगर हम देखें तो वह समाज है, बस जरूरत है तो उस निश्चिंता में हम आगे बढ़ते हुए अब इस सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा सर, जो कि डायरेक्टर हैं CRPHE, उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वो आए और अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। सबको नमस्कार। सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रसून जी, मेरे अग्रज प्रोफेसर सुभाष, मेरे छोटे भाई प्रोफेसर आशीष, भाई अरविंद, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर ओंकार, याददाश्त तेज करता है, डॉक्टर पद्मानंद जी, और प्रिय विद्यार्थियों, शोधार्थियों और सेमिनार में प्रतिभाग करने वाले सभी को मैं फिर से नमस्कार करता हूँ। मेरे पास आशीष जी ने नहीं कहा, मैंने अपने लिए खुद की 15 मिनट की सीमा तय की है। मेरी घड़ी लगभग 45 है और आज फ्लाइट आपकी है, इसीलिए सीमा भी मुझे ही तय करनी पड़ेगी। मैंने कहीं पढ़ा था और वो मैंने अक्सर काम भी आता है और आज तो ज्यादा काम आने वाला है कि अच्छा वक्ता वो है जो श्रोताओं को सवालों के साथ छोड़ के जाए, ना कि उत्तरों के साथ। तो यकीन जानिए, सवाल छोड़ के जाऊंगा, उत्तर तो नहीं है मेरे पास, तो सवालों के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा। थोड़ा ज्यादा समय होता तो थोड़ा आराम से, विस्तार से, धीरे धीरे चलता, लेकिन कोई बात नहीं। आजकल तेजी का जमाना है, हम लोग भी जल्दी जल्दी में काम करते, तो अपने पास 15 मिनट है, 15 मिनट पर्याप्त है, ऐसा कुछ नहीं। एक घटना कहिए, उदाहरण कहिए, उससे शुरू करूंगा और फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी अच्छी चर्चा हुई है इस टीम पे। भाई सुभाष जी ने और अरविंद जी ने बहुत अच्छा कहा है, तो इसके बाद ज्यादा कहने के लिए नहीं है। एक कहीं पे साक्षात्कार हुआ
और वो जो साक्षात्कार लेने वाले लोग हैं उनके दरवाजे के सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ये पता नहीं है कि जान के रखा गया है, पड़ा हुआ है, और कुछ इस ढंग से पड़ा हुआ है कि जो भी साक्षात्कार देने जाएगा उसको उससे उलझना ही पड़ेगा। सभी आते हैं और उससे उलझते हैं, जाते हैं। और जो हमारे साथी है जिनके साथ हम कल आए, अंगद जी भी साक्षात्कार देने पहुंचते हैं वहां। तो कुछ अंदर की विचार करते हुए कहते हैं कि चलो कोशिश करें इस पत्थर को हटाने की। हटाते सफल नहीं होते, किसी और साथी की मदद मांगते हैं, किसी और साथी की मदद मांगते हैं, और अंततः उस पत्थर को हटा के किनारे करते हैं और साक्षात्कार में जाते हैं। लेट भी हो जाते हैं। और भाई सुभाष जी वहां बैठे हैं साक्षात्कार में, तो पूछते हैं कि आप तो बड़ा लेट आए, आपका तो टाइम था, निकल गया। खैर आगे क्या होता वो सुभाष जी जाने, अंग्रेज जी जाने। मुझे तो सिर्फ इतनी घटना पता है। मैं कहूंगा कि ये जो घटना मैंने आपको सुनाई, इसमें एजुकेशन भी है, इसमें स्टेम भी है, और इसमें स्टीम भी है। कहाँ है आप बोलो, मैं नहीं बताने वाला आपको, गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये है। कभी कभी गाता है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एजुकेशन स्टेम भी है और स्टीम भी है। कहाँ है सवाल खोजिएगा। जब ये कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। स्टेम भी है, स्टीम भी है, एजुकेशन भी है। क्या है एजुकेशन? सुनना, बुनना और बुनना। सुनिए, बुनिए और बुनिए, पूरी यात्रा है। और हमारा एजुकेशन कहाँ छोड़ता है? भाई सुभाष जी ने भी इशारा किया, अरविंद भाई भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। सुनते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बुनते हैं। कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, वो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आम जन की भाषा है, गाँवों में कहावत की वहां से लाया। और बुनना, जीवन में उतारना, आचरण। आपने देखा होगा बड़े लोगों के पैर छूते हैं। सुबह सुबह आशीष जी के पैर इतने लोग छूते कि जूता इनको साफ करके लाने की जरूरत नहीं। क्यों बड़े लोगों के पैर छूते हैं? क्यों छूते हैं? आचरण। मेरा व्यवहार ऐसा है कि आप मेरे चरण पे आते। तो सुनना, बुनना और बुनना, और दुनिया उन्होंने ही बदली जिन्होंने, बोले ना, सुनने से बुनने तक जो गए और बुनने से गुनने तक गए, जिनके नाम पे ये विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी इसलिए बने कि उन्होंने सुनने से बुनने और बुनने से, हाँ, कहने वाले तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो करे उसे जीवन में उतारे। तो स्टेम क्या है? स्टेम सुनने से बुनने की यात्रा है। अक्सर आप ये रिपोर्ट पढ़ते होंगे, स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लड़कियों का नामांकन कम। ये स्टेम की सही परिभाषा नहीं है। और आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, स्टेम एक पद्धति है, अप्रोच है, तरीका है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई अरविंद से कि मैं कह रहा हूँ, मैंने तो साइंस पढ़ी और सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल लेके निकला, कि काली बिल्ली मेरा रास्ता, उसमें काली बिल्ली रास्ता काट दे, तो डरना किसको चाहिए? काली बिल्ली, ऊपर वाले तेरी बड़ी मेहर है कि तूने मुझे बचा लिया, मोटरसाइकिल पे आ रहा है। लेकिन क्या हुआ भाई, परमानंद जी रुक गए। पर परमानंद जी भाई ने रुक के 5-7 मिनट देखा, बिल्ली चली गई। और फिर कभी थोड़ा ऐसा कह देता हूँ, बहुत सुबह से सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा आनंद लेते। ये स्टेप नहीं। अगर आपने साइंस पढ़ी, आपने डिग्री ली, मैंने भी साइंस की डिग्री पहली ली फिर एजुकेशन की ली, मेरे हिसाब से ये साइंस नहीं, ये साइंस आपने नहीं पढ़ी। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, लेकिन ये तो नहीं है स्टेम।
और इसी कमी को दूर करने के लिए ए जोड़ दिया, मैकेनिकल को मानवीय बनाने के लिए, यांत्रिक को मानवीय बनाने। विषयों से अगर मानवीय से यांत्रिक से मानवीय बनते तो अब तक भाई सुभाष जी कहां तक ले आए, एजुकेशन 0 से चले थे 4.0 तक लाए, लेकिन समस्या एजुकेशन की वही रही कि हम आदमी को क्या नहीं बना पाए, आदमी नहीं बना पाए, बाकी हमने उसे सब कुछ बना दिया। आप इसको गंभीरता से देखिए, इस पर भी चर्चा करिए। तो स्टेम भी एक जीव पद्धति है, स्टीम भी एक पद्धति। लोगों ने सोचा कि शायद साइंस, तकनीकी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये विषय की तरह पढ़ते हैं तो इसमें कुछ क्रिएटिविटी ले आते हैं, इनोवेशन ले आते हैं, इसमें आर्ट्स जोड़ देते हैं। आर्ट्स का मतलब विषय नहीं, लेकिन हमने वहां आर्ट्स के साथ भी वही सलूक कर दिया जो हमने STE और M के साथ का A को भी बना दिया। क्योंकि मैं स्टेम और स्टीम को देखता हूँ, स्टेम माने तना वो जो एक जैसे खड़ा हो, जो उसके नीचे आए उसको फायदा मिले, और स्टीम माने भाव, जो नीचे आ रहा है उसको तो फायदा मिले, लेकिन जो उड़ के दूसरों को भी फायदा दे दे, और जिसको आप जैसी किसी बोतल में पैक कर ले जाएं और फिर दूसरी जगह ले जाएं, जिसको आप अपने साथ ले जाएं। तो जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि स्टेम से स्टीम एक अगला पड़ाव है कि जहां मेरा ज्ञान मेरे साथ है और मेरे साथ ही नहीं है, मैं अपनी हूं और मानव जाति की भलाई के लिए कर सकता हूं। तो स्टीम है, स्टीम पे आना भी क्यों पड़ा? अभी आप में से कोई कोविड का जिक्र कर रहा है। कोविड की जो चुनौती है वो खाली स्टेम से पूरी होने वाली उसका समाधान नहीं था। कोविड की समस्या भी आई क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसका मनोवैज्ञानिक पहलू है, उसका सामाजिक पहलू है, उसका शारीरिक पहलू है, और उसका समाधान भी हमें सारे स्तर पर ही करना पड़ा। तो ये मानिए कि हमने अपनी जो प्रगति यात्रा है इसमें अपने लिए समस्याएं तैयार की, और ऐसी समस्याएं तैयार की हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स समस्याओं का समाधान देने के लिए हमको एक विषय से काम चलने वाला नहीं है। हमको अनेकानेक विषय चाहिए, और खाली विषय नहीं चाहिए, उनको जीवन में उतारने की जरूरत है। यानी वो विषय हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे जीवन का हिस्सा पड़ जाए, तो फिर जो आचरण का हिस्सा बन जाए, तो वो है स्टेम से स्टीम। दोनों डिसिप्लिन है, और आप पढ़िए नया लिटरेचर, जो नया साहित्य है वो इसी ओर इशारा करता है, लेकिन हम अभी भी इसको विषयों की परिधि में बांटते हैं। हम मानते हैं ये ए विषय है, ये बी विषय है, ये सी विषय है, लेकिन धीरे धीरे हमको ये सोचना होगा कि विषय किस लिए है। हमको बेहतर इंसान बनाने के लिए है। हम अपना भी भला करें, समाज का भी भला करें, देश का भी भला करें। तो स्टेम से हो तो भी अच्छा, स्टीम से हो तब भी अच्छा, और हम बिना किसी विषय के भी करें वो भी अच्छा। तो ज्यादा हमें इस विवाद में नहीं पढ़ने की जरूरत है कि स्टेम में ये विषय साइंस पढ़ने वालों की संख्या, अगर आप ऐसी हाइपोथेसिस दें साइंस पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो देश का विकास हो जाएगा। मैं इस हाइपोथेसिस को नकारता हूं। मैं कहता हूं साइंस को जीवन में उतारने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, देश का विकास हो जाएगा, हम एक बेहतर समाज बन जाएगा। तो बहुत सारे मैं उसको साहित्य पढ़ता हूँ, उसमें देखता हूँ कि हमने उसको विषय से बांध दिया है, और विषय से आचरण, क्योंकि विषय है लेकिन विषय पहला पड़ाव है, सुनने का पड़ाव है। सुनने और बुनने की यात्रा तो आपको ही करनी पड़ेगी और आपको ही तय करनी पड़ेगी, और ये इसमें फेल परसेंटेज बहुत है। अगर 90-100 लोग सुनते हैं तो कितने लोग बुनते हैं? जो अरविंद जी कह रहे थे, छोटे बेटे ने क्या कह दिया कि ये तो वो सुनने तक ही रहेगा, और उसके बाद 30-40 मुझे लगता 20-30 बुनने तक जाते होंगे, और बुनने तक तो अगर ज्यादा जाते तो हमें बहुत सारे महात्मा गांधी मिल गए होंगे, तो एक ही मिलेगा इतने दिनों में। तो सुनने से बुनने तक हमको जाना है, और उसमें स्टीम या स्टेम मैं फिर कहूंगा, क्योंकि ये दो शब्द ऐसे हैं इसको लेकर हम लंबी बात कर सकते हैं। और प्रसन्नजीत कह रहे सर एजुकेशन 4.0 पे तो बोले नहीं, क्योंकि उस पर सुभाष भाई बहुत अच्छी बात कहते थे। स्टेम और स्टीम को विषय मत मानिए,
ये जीवन पद्धति है इस सोच के साथ कि ये देश बेहतर होगा, समाज बेहतर होगा, और सबसे बड़ी बात, ये जो धरती हमको उपहार में मिली है, हम इस धरती को सुरक्षित रख पाएंगे। आज ये सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन ये विषयों से नहीं आएगी। कोई कह रहा था ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन से भी नहीं कुछ होने वाला, टीबीटी से भी नहीं, ये होगा हमारे व्यवहार में बदलाव से। अगर हमारे व्यवहार में बदलाव लाती है तो मैं इस टीम का भी स्वागत करूंगा, इस टीम का भी स्वागत करूंगा, एजुकेशन का भी स्वागत करूंगा। और अगर बदलाव नहीं लाती तो फिर कहते हैं ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो फिर ना मेरे काम का स्टेम है और ना मेरे काम का स्टीम है। तो आप सब इसमें आप में शोधार्थी ज्यादा हैं, तो विषयों को नए दृष्टि से देखिए। बहुत हो गया, हम लोगों की पीढ़ी धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है, आपको आना है, आगे बढ़ना है। तो उसमें कोई बहुत हमको झगड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बड़ा विश्लेषण करते हैं, इस टीम में ये हो जाएगा, इस टीम में ये हो जाएगा। झगड़े में मत पड़िए, कुछ झगड़ा नहीं है। पथ बदलाते सब, मैं एक पथ बदलाता हूँ, राह पकड़ तू एक पा जाएगा मधुशाला। चाहे स्टीम पढ़िए, चाहे स्टीम पढ़िए, चाहे किधर भी चलिए। तो आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। इतनी कम समय सीमा में आपने एक जॉयफुल लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, और सर इतनी कम समय सीमा में हमें शिक्षा का सार समझा दिया, सुनना बोलना के रूप, कहीं ना कहीं ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का ही एक फॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विभाग महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ सर अपने अध्यक्षीय। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के शिक्षा संकाय और शैक्षिक अध्ययन विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित सुभाष चंद्र राय जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी, हमारे बीच नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मिलन जी, और इस सारस्वत यज्ञ के होता अध्वर्य उद्गाता ब्रह्मा जो भी कहें सब कुछ उनके सही बैठता है। और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी, मंच पर विराजमान शैक्षिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश जी, पात्रो जी, रश्मि जी, मनीषा जी, और तमाम विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण और भारतवर्ष के विभिन्न भागों से जो ऑनलाइन माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी इस संगोष्ठी में सहभागिता कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन भी करता हूं। जब सबने अपने अपने लिए समय का निर्धारण कर लिया था, तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी अपने लिए समय का निर्धारण करना चाहिए, और मुझे
हमारे मित्र प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी ने अध्यक्षता की जवाबदेही दी थी। अब अध्यक्ष की जवाबदेही होती है कि वो समय पे कार्य का समापन भी हो जाए। मैं अपने लिए 5-7 मिनट का समय ही रखता हूँ, यदि 1-2 मिनट और ज्यादा ले लूँ तो आप समाप्त करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि कल से आप स्टीम एजुकेशन पे बहुत विस्तार से सुने हैं, मंथन किए हैं, और उसका जो भी नवनीत निकलेगा, मैं जितना प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी को जानता हूँ, किसी न किसी पे प्रकाशित किया होगा, उन सबके सामने आएगा। तो एक ही देख रहा था कि जैसे जैसे वक्ता यहाँ पे आए हैं, भारतवर्ष के विभिन्न भागों से, विभिन्न स्थानों से, जिस प्रकार के विलक्षण और उद्भट विद्वान शिक्षा जगत के आए हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी संगोष्ठी में इनमें से 1-2 का ज्यादा ही संगोष्ठी की सफलता के लिए पर्याय हो सकता है। और यहाँ पे विद्वानों की एक गैलेक्सी उपस्थित हुई है, ये भी प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी कर सकते थे। तो इसके लिए भी शिक्षा सरकार और आपका विभाग जो है बधाई का पात्र है। मुझे के बारे में जितनी थोड़ी समझ है, या फिर मैं जितना समझ पाया हूँ, ये विषय नया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्रयोजनीयता यह है कि छात्र को वैज्ञानिक पद्धति से, तकनीक के माध्यम से, वैज्ञानिक पद्धति से जो संशय रहित ज्ञान की प्राप्ति हो सके, जो असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सके, जो त्रैकालिक सत्य ज्ञान हो उसकी प्राप्ति हो सके, यही इसकी प्रयोजनीयता मुझे समझ में आती है। हम जानते हैं कि मानव जीवन के विशिष्ट उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति ही शिक्षा का उद्देश्य रहा है, भारतीय संस्कृति का जो उद्देश्य यही है, और इसी को ध्यान में रख के हमारे यहाँ शिक्षा, ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था की गई है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्ष धातु से निष्पन्न शिक्षा शब्द पहली बार देखने के लिए मिलता है, और वहां पे उसका अर्थ है ज्ञान के आधार पर स्वयं के ऊपर शासन करना। हम जानते हैं कि भारतवर्ष ज्ञान की भूमि रही है, और ज्ञान को हमने मुक्ति के साधन के रूप में देखा है। इतिहास साक्षी है कि जब विश्व की अनेक सभ्यताएं शैशवावस्था में थी, तब हम ज्ञान के बड़े बड़े संस्थान नालंदा, विक्रमशिला और पता नहीं कितने विश्वविद्यालय कर रहे थे। मैं जब स्टीम एजुकेशन की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो आरण्यक हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारा जो रामायण है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्य समं तपः, और विद्या की महत्ता को इस रूप में देखा गया। पाटिल कहते हैं कि नायेत पंचम वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ति तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं वदाचरेत। इसमें भी विज्ञान है। हमारे तमाम यहाँ पे जो विद्वत जन हैं, जब अपनी बात कह रहे थे तो शिक्षा के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष की बात कर रहे थे। हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि माता पिता का कहना मानो, माता पिता का कहना मानो, और हम कहते हैं दूध पी तो नहीं पिएंगे, फिर बच्चा रहता है माता पिता का कहना मानो, माता पिता उसको रख लेना है। तो इस शिक्षा व्यवस्था से निजात कैसे पाएंगे? हम बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं, हमारी शिक्षा जो है व्यवहार में कैसे आ सके। मैं कई बार सोचता हूँ कि विश्वविद्यालयों में जो जितनी भी शिक्षाएं दी जाती हैं, उन शिक्षाओं की व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोजनीयता है? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो जीवन शिक्षा का उद्देश्य तो मनुष्य को मनुष्य बनाना है। मानवीयता के गुण, मानवीयता, सूचिता, नैतिकता, ये सब जो मानव के गुण होते हैं उनका विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। मैं कभी सोचता हूँ कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं या कोई ऐसा विषय पढ़ते हैं तो उन्हें होता है। विश्लेषण का विषय यह भी होना चाहिए, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन में हमारे काम आ सके। मैं तो कभी सोचता हूँ कि जब हम खेल खेलते हैं तो खेल के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है उसकी जीवन में सबसे अधिक उपाधि आता है। खेल हमें परस्पर सहयोग की भावना को सिखाता है, हमें अनुशासन की भावना को सिखाता है, हमें नैतिक रूप से जो है जीत हार में समभाव को सिखाता है। तो मुझे लगता है कि कई बार खेल के माध्यम से ज्यादा अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। स्वामी विवेकानंद यही कहते थे कि मैं शिक्षा की प्रयोजनीयता पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में ज्ञान और विज्ञान की तमाम
उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय हो। आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, लीलावती नामक ग्रंथ, वो मैथमेटिक्स, विशुद्ध मैथमेटिक्स का ग्रंथ है। और एक ऋषि अपनी छोटी बेटी को खेल के माध्यम से अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री सब की शिक्षा दे डालता है। तो ये भारत के ज्ञान का वैशिष्ट रहा है। हम कालिदास को पढ़ते हैं, हमारे यहाँ साहित्य में भी विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो हमारे ज्ञान की विरासत रही है उसमें ये स्टैंड एजुकेशन जो है वो अंतर्निहित रहा है, इनबिल्ट रहा है। हमें उस चीज को फिर से समझना है और कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा व्यवस्था में फिर से उतारना है। एक यक्ष है, अपनी प्रेयसी से किसी कारण से दूर हो गया है, कर्तव्य से च्युत होने के कारण जो आराम की विरासत जैसे मेरू पर्वत पर अकेलापन का जीवन जी रहा है। अलकापुरी में उसकी यक्षिणी रहती है। जब आषाढ़ मास के प्रथम चरण में आसमान में काले काले मेघ उमड़ते हैं, उसकी विरह वेदना बहुत ज्यादा वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। अपने को पूछता है कि मैं कैसा हूँ अभागा कि अपनी पत्नी से दूर अकेलापन का जीवन यहाँ जी रहा हूँ। और आम ये अलकापुरी में उसकी पत्नी यक्षिणी जो है, आसमान में जब काले काले मेघों को उमड़ते देखता है, उसके पास जाकर कहता है कि जातम वनशे हम याच्छा मोहा ब्रह्मधि गुणे नाथ में रखता हूं। फिर वो कहता है कि धूम ज्योति सलिल मरुतम सन्निपातक और रेखा, कहां धुआं, कहां ज्योति, कहां पानी, कहां हवा से बनने वाला यह मेघ, और कहां चैतन्यता के साथ पहुंचाने जाने वाला संदेश। इसका विचार नहीं करता है और एक मेघ से निवेदन करता है कि हमारे संदेश को पहुंचाओ। लेकिन कालिदास जहां पे ललित काव्य मेघदूत को लेकर, मैं मेघदूत का उदाहरण इसलिए कोट कर रहा हूं कि कई बार मेघदूत को लोग कहेंगे कि तो प्रेमी और प्रेयसी और ये विरह की कथा है। लेकिन हमारे यहाँ विज्ञान की बात मैं नहीं करता हूं, मैं वेदांत की बात में नहीं जा रहा हूं, ज्योतिष में नहीं जा रहा हूं, कालगणना में नहीं जा रहा हूं। मैं अपने ज्ञान परंपरा में जो वैज्ञानिक पक्ष है उसकी बात नहीं करके सिर्फ ललित काव्य की बात कर रहा हूं कि उसमें भी विज्ञान पर्याप्त रूप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमें आज इस बात पर सर्वाधिक विचार करने की आवश्यकता है कि जो भारत विश्व गुरु रहा है, आज हम अपनी शिक्षा में कैसे वो आमूलचूल परिवर्तन लाएं जिससे हम पुनः उस गुरुत्व को, उस ऊंचाई से, वास्तव में विश्वविद्यालय में हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व करते हैं नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, और इसके इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी उसकी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भी हम लोग सबके साथ अध्यक्ष हैं और इतने मिलजुल के आप लोगों ने इस कोरोना के बाद इस तरह के संगोष्ठी का आयोजन किया है। यहाँ आगे भी इस तरह का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के इस विभाग में हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी के लिए एक और कहता हूँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, मनुष्य की 3 कोटियां हैं। पहली कोटि होती है कि प्रारब्धते न करो विघ्न भेद निश्चय। नीच प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, किसी कारण में बाधा आ जाएगी इसके डर से काम शुरू नहीं करता है। प्रारब्धते न करो विघ्न भेद निश्चय, प्रारब्ध के विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या।
और जो मध्यम कोटि का पुरुष होता है वो काम को शुरू करता है, बाधा आती छोड़ देता है। विनय पुनः पुनरपि प्रति हमने माना, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्नों के बाधाओं के बार बार आने के बाद भी जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, जिस कार्य को शुरू करते हैं उसको सिद्ध करते हैं, उसको परिणति तक पहुंचाते हैं। मैं आप सबसे प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर मुकेश जी के नेतृत्व में आपके विभाग से, आपके संकाय से ये अपेक्षा करता हूं। मुझे आपका विभाग विशेष प्रिय है, आप सबने मुझे आमंत्रित किया, अपने बीच कुछ बात करने का मौका दिया। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका अध्यक्ष हेतु। सर, आपने काफी अच्छी तरीके से हमें भारत की ज्ञान परंपरा में किस तरह से स्किल समाहित है इसके बारे अवगत कराया। साथ ही साथ निसंदेह सर, अभी जरूरत है कि शिक्षा का जो प्रयोजन है वो हम स्पष्ट रूप से समझें, तभी हम इस स्टीम एजुकेशन जो है उसको सही रूप में संपादित कर पाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। अब हम कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हैं और यहाँ पे हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर मुकेश कुमार सर से कि वो आए और अतिथियों का और प्रतिभागियों का धन्यवाद दें। आज इस 2 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में मंच के आसीन हमारे सम्मानित अतिथिगण तो हमारे विश्वविद्यालय के, हमारे कह सकते हैं परिसर के संबद्ध परिसर के परिषद निदेशक महोदय, मैं सभी का प्रणाम करता हूँ एवं हमारे सहयोगी गण जो हमारे बैठे हुए हैं, प्रतिभागी गण के जो मुझे दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व की अपनी सीमाएं हैं। मैं अध्यक्षता कर रहे महोदय से थोड़ा सा एक अपनी विनती करना चाह रहा था, अगर समय हो तो 2-3 मिनट मुझे भी दे दिए जाए। एक्चुअली में हमारे विद्यार्थी हैं गणेश शुक्ल जी, जो गांधी जी की नई तालीम की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते रहते हैं। उसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं कुछ चीजों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे बैठे बैठे भी मैंने कुछ चीजों को नोट किया था। अगर हम अपने एजुकेशन के प्राइमरी जो पहले जो शुरुआती दौर में अगर जाते हैं तो हम देखते हैं क्या जो बॉल से मिट्टी के वो बनाते थे नंबर 1 पर, रस्सी बनाते थे नंबर 2 बार, पुस्तक कला में कुछ काम करते नंबर 3, साड़ी का किनारा बनाते थे नंबर 4, मिट्टी के पहिए बना करके छोटी सी गाड़ी बना के गांव में घूमते थे। उसके बाद जो भी 1-2 साल से भी अनुभव किया होगा कि दीपावली में ये अपील की गई थी कि हम लोग दिवाली में भी दीपक जलाएंगे तो उससे 2 फायदे होंगे, किसी का रोजगार भी चलेगा, उसके घर में खुशियां आएंगी, हमारे घर में भी उजाला होगा, खुशियां आएंगी। दिवाली के वो तराजू बनाते थे, अगर याद हो रहा होगा तो उसको स्मरण कर लीजिएगा। उसके साथ साथ मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं जब छोटा था, नाना जी के पढ़ता था, तो मैं जनरली बुधवार और शनिवार को बाजार हुआ करती थी, नाना जी बोलते थे अगर में पैसा लेना होता था शाम को तो ये होता बाजार में कुछ चीज लेनी होगा तो बारिश लगाते थे, तो कहते अच्छा ठीक है बाल निकालो, बाल निकाले 5, 7, 10 निकाले, 5 निकाले, क्या खाओगे पूछा, कुछ नहीं इतना नहीं आएंगे, 5 और निकाले, गिनती करके निकाल दिए। अगर हम पेडागोजिकल एस्पेक्ट देखें तो उसमें क्या मिलेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अब व्यक्ति से पूछते हैं क्या आपने तो नहीं पता, कहता भाई मैंने लंच नहीं किया, कहते नहीं अभी दोपहर में खाना खाया क्या, वो क्या हाँ खाना तो खाया, भाई यही तो लंच है। तो कहीं ना कहीं हम स्टेम की जो बात करेंगे, स्टेम एजुकेशन की बात करेंगे, इन सभी से कोरिलेट करके देखेंगे तो हमारे लिए जो नई टर्मिनोलॉजी है वो भारी नहीं लगेगी, वो एक व्यवहारिक लगेगी। अब बात आती है स्टेम एजुकेशन में आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। एक भोजन में के बाद में देश में हमारी समस्या आ गई थी कुपोषण की। कुपोषण क्यों? क्योंकि वो सारे कंपोनेंट भोजन में नहीं है। हम प्राइमरी एजुकेशन शुरुआती दौर से जो स्टीम के कंपोनेंट हैं उनको समझते आएंगे, सीखते आएंगे, लेकिन अगर स्टीम वर्ड से अगर किसी से पूछ ले नहीं मुझे तो नहीं पता,
तो अगर इस चीज को अगर हम ध्यान देंगे, जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी कि पोषण को पोषण देना है, कुपोषण को दूर करना है। कंपोनेंट थे लेकिन प्रॉपर उन कंपोनेंट को एक संयोजन सही ढंग से नहीं किया जा रहा। लंच ले लिया, रोटी ले ली, बिहार में आया ठीक है, रोटी गायब है, चावल ले ली, दाल ले ली, काम चल गया। हमें क्या करना है, स्टीम डिसिप्लिन की जो बात की जाती है, हमें सभी जो कंपोनेंट हैं उनको प्रॉपर वे में अपने एजुकेशन सिस्टम में लाना है। मैं इतना समझ पा रहा हूँ, बहुत सी चीजों की चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन कई चीजें व्यवहारिक चीजें मैं जान रहा हूँ, सबको निकलना भी है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आज की डेट में भी हम लोगों ने देखा, दूसरी तीसरी का विद्यार्थी बच्चा है घर में, उससे पूछिए बेटा टेक्नोलॉजी जानते हैं? नहीं जानता। बेटा ये गूगल फैमिली किसी मेंबर का नाम बताइए, नहीं बताएगा। बेटा ऑनलाइन क्लास करते थे? हाँ। किससे करते थे? जूम से करते थे, गूगल मीट से करते थे, वो पता है, लेकिन गूगल फैमिली नहीं पता है, टेक्नोलॉजी नहीं पता है। इन चीजों को जोड़ के देखने की जरूरत है, समन्वित ढंग से जोड़ने की जरूरत है। मेरे विचार से यही इसकी आज इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैं बात कर चुका हूँ कि हमारा जो परिसर है, वो परिसर से सटा हुआ हमारा अपना है, कह सकते हैं, जो हमारे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन पर स्थापित एक भवन है। उस भवन, उस परिसर के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर कुसुम दत्त जी बैठे हुए हैं, जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक जो घर का पड़ोसी रहता है, अपनत्व भाव रहता है। हमें जब भी कभी जरूरत पड़ती है, हम निश्चित रूप से सर को याद करते रहते हैं और सर का सहयोग सदैव मिलता रहता है। सर इस कार्यक्रम में आए, सर आपने सहयोग दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं कि किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए और पौधा लगाने वाले को जरूर याद रखना चाहिए। छांव तो लेने वाले बहुत मिल जाए। हमारे बीच ये सच्ची का धन विभाग या शिक्षा संकाय के विभाग रूपी पौधा लगाने वाले उस समय कह सकते हैं कि जो 2019 में जो शुरुआत हुई थी विभाग में, आज हमारे बीच में सब बैठे हुए हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, सर बरेली विश्वविद्यालय से थे, तब से मेरठ विश्वविद्यालय, आज नीपा में आप बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। क्योंकि आज भी हम लोगों ने अनुभव किया 2020 की पॉलिसी आई, सर पॉलिसी रिसर्च, हायर एजुकेशन की पॉलिसी रिसर्च सेक्शन के आप डायरेक्टर के रूप में हैं, डायरेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था, आवश्यकता और किस दिशा में प्रगति के लिए क्या जरूरी है, उसकी इसमें पॉलिसी के निर्माण से जो जुड़े हुए हैं। आज हमारे इस मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है सर आपको यहाँ उपस्थित हुए, सर का बहुत हमारे बीच में प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय सर बैठे हुए हैं। अभी नाम तो बहुत सुना था, कुछ समय पहले सर से मुलाकात हुई। सर का जो व्यवहारिक पक्ष देखा सुना है और आज आप लोगों ने भी सुना होगा, हेलमेट चेकिंग, खैर वो तो प्रशासन का एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है और अपने लोगों के ध्यान को बांटने का तरीका है, लेकिन उसके पीछे सर ने जो संदेश दिया है वह संदेश अकल्पनीय है। सर आपने इतने व्यवहारिक ढंग से चीजों को समझाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी, हम हमारे शिक्षक लाभान्वित हुए होंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आज हमारे बीच में यूनिवर्सिटी दरभंगा के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मिलन जी बैठे हुए हैं। सर ने बड़ा ही व्यवहारिक तरीके से कह सकते हैं जमीनी स्तर से जोड़ करके स्ट्रीम को समझाने का प्रयास किया। सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो
जो संगोष्ठी का आयोजन हुआ है उसके पीछे जो व्यक्ति हैं वो हमारे डीन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी हैं। आपकी दूरदर्शिता और परिश्रम का प्रतिफल यह संगोष्ठी है जिसमें हम लोग इतने मूर्धन्य विद्वानों, इतने इमिनेंट स्कॉलर्स के वक्तव्य सुनने को मिले। ये सब आपके कारण ही हो सका है। ओवरऑल कुल मिला के जो भी व्यक्ति आए, जिनकी चीज सुनने को, जो भी वक्तव्य सुनने मिला, उन सब के पीछे कौन है? आप। सर आपका बहुत बहुत आभार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विज्ञान के संकाध्यक्ष महोदय सर कभी नजर आए थे। सर बैठे पीछे, तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने समय दिया। हमारे इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लोगों ने सहयोग किया है। हमारे सहयोगीगण डॉक्टर पाचो ओमकार, डॉक्टर मनीषा रानी, डॉक्टर रश्मि, बराबर हम लोग जुड़े रहे हैं। हमारे विद्यार्थी प्रसन्नजीत, और जब कभी जरूरत पड़ती है हम अपने परमानंद त्रिपाठी जी को भी याद कर लेते हैं। कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं कि हमारे अनुरोध को ठुकरा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके शरीर में जी हमारे पीडीएफ है, तो एक अधिकार भी मानते हैं और इनका सहयोग मिलता भी रहता है। हालांकि पीडीएफ नहीं थी तब भी मिलता था, तो सभी लोगों का सहयोग मिला है। हमारे शोधार्थीगण यहाँ से लेकर के पटना तक सभी ने इस व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान किया है। सभी शोधार्थी, विद्यार्थी, बाहर से आए हुए प्रतिभागीगण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति कारण ही यह संगोष्ठी एक अपना इसका सफल आयोजन हो पाया है। संगोष्ठी की सफलता उसी में है कि बजट के सदन में भी कुर्सियां भरी दिखती रहे। हमारे विभाग के मुन्ना जी, पुराण जी भी के बराबर उनका भी सहयोग मिलता रहा है। और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के अभी वाहन चालक बाहर होंगे या बैठे होंगे, क्योंकि उनको भी हम लोगों ने डेप्यूट किया कि 7:30 बजे सुबह बस लगानी है जिला स्कूल में, सुबह सभी को लेके आना है, शाम को लेके जाना है। सभी का सहयोग मिला, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। अब अगर आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो राष्ट्रगान के साथ सभा विसर्जन किया। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू ऑल। सर इसी के साथ सर समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। अब हाँ मैं नीचे रखा दी।